डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का बी केमिस्ट्री ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आपको यदि ये वीडियोज पसंद आए तो इनको लाइक और इस चैनल बी केमिस्ट्री को सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। अपन लेक्चर 4 में एल्किल हैलाइड बनाने की विधियां पढ़ चुके थे। मैंने 4th लेक्चर एल्कीन की HBr के साथ क्रिया पर समाप्त किया था। नेक्स्ट अपनी जो रिएक्शन है वो है एल्कीन की HBr के साथ क्रिया पेरोक्साइड की उपस्थिति में, अपन लेक्चर 5 में। इसके अलावा एल्किल हैलाइड एवं हेलोएल्केन के रासायनिक गुणधर्म, केमिकल प्रॉपर्टी के बारे में अध्ययन करेंगे। यदि कोई डाउट्स हो तो उन डाउट्सों को कमेंट्स के अंदर शेयर करें, जिससे कि मैं आपको उनका नया वीडियो लेक्चर बना करके भेज सकूं। ठीक, तो अपन नेक्स्ट चालू करते हैं एल्कीन की HBr के साथ पेरोक्साइड की उपस्थिति में क्रिया। देखो इधर, जब एल्कीन की क्रिया HBr के साथ पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराई जाती है तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है और उत्पाद, अपने को एंटी मार्कोनिकॉफ उत्पाद प्राप्त होता है। यह क्रिया, इस अभिक्रिया की जो क्रिया विधि है वो मुक्त मूलक क्रिया विधि के द्वारा संपन्न होती है, क्योंकि इस अभिक्रिया में जो मध्यवर्ती स्पीशीज होता है वो मुक्त मूलक बनता है। ये कोई मैंने एल्कीन ली, इस एल्कीन की क्रिया हम HBr के साथ पेरोक्साइड और सनलाइट की उपस्थिति में प्रेजेंस ले रहे हैं। ये पेरोक्साइड ले लिया, पेरोक्साइड है और सनलाइट की प्रेजेंस लूंगा, कराते हैं तो यहाँ पर HBr का एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है, अर्थात मार्कोनिकॉफ के नियम के विपरीत योग होता है। किस प्रकार से? मार्कोनिकॉफ नियम इस बात को कहता है कि जो अभिकर्मक है उस अभिकर्मक के दो पार्ट होते हैं, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक। जिसकी विद्युतता उच्च होती है वो नेगेटिव पार्ट, जिसकी विद्युतता कम होती है वो पॉजिटिव पार्ट। तो HBr का जो बंध है HBr में वो ध्रुवीय सेसुयुक्त प्रवृत्ति का बंध होता है। इस वजह से ब्रोमीन की विद्युतता उच्च होने के कारण इस पर नेगेटिव चार्ज आता है और हाइड्रोजन की विद्युतता कम होने के कारण इस पर पॉजिटिव चार्ज आता है। ठीक, तो एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन इस बात को कह रहा है कि अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर जुड़ता है जहां पर कि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या उच्च होती है, जहां पर कि हाइड्रोजन की संख्या उच्च होती है, या मैं कह दूं जहां पर कि भीड़ क्या होती है, कम होती है। और H वाला पार्ट है धनात्मक भाग, उस कार्बन पर जुड़ता है जहां पर कि हाइड्रोजन परमाणु की संख्या कम होती है, या मैं कह दूं जहां पर भीड़ अधिक होती है। मार्कोनिकॉफ नियम के विपरीत एडिशन होता है इसमें, लेकिन यहाँ पर जो एडिशन होता है वो मुक्त मूलक योगात्मक अभिक्रिया संपन्न होगी। यहाँ पर विषमांश विखंडन नहीं होता है, HBr का समांश विखंडन होता है। तो इधर देखना, ये प्रोडक्ट बनेगा यहाँ पर, ये CH3, ये CH, इधर यहाँ पर जुड़ेगा ये H, ये CH2 और ये Br। किसी को कोई दिक्कत? नेक्स्ट में इसका और एग्जाम्पल ले रहा हूँ, और एग्जाम्पल लेता हूँ इसका, फिर इसकी मैकेनिज्म बताएंगे आपके लिए। ये एग्जाम्पल लिया अपन ने, ये एल्कीन लिया अपन ने, यहाँ पर ये CH3 लगा दिया। इसकी क्रिया मैं HBr के साथ कराता हूँ पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, ROR और सनलाइट। तो देखो Br कहां पर जुड़ेगा? जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम है। तो हाइड्रोजन की संख्या कम कहां पर है? सॉरी, Br कहां पर जुड़ेगा? जहां हाइड्रोजन की संख्या ज्यादा है। हाइड्रोजन यहां पर 1 है, यहां पर हाइड्रोजन 0 है, तो Br तो इस जगह पर जुड़ेगा और H जुड़ेगा इस जगह पर। एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन हो जाता है। ठीक, ये Br और ये H, ये CH3। मार्कोनिकॉफ के नियम के अनुसार एडिशन क्या होता कि हाइड्रोजन उस जगह पर जुड़ता, अभिकर्मक का धनात्मक भाग हाइड्रोजन है, उस जगह पर जुड़ता जहां पर कि हाइड्रोजन की संख्या उच्च होती है, और ऋणात्मक भाग उस कार्बन पर जुड़ता कि जहां पर हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। अर्थात जिस जगह पर भीड़ अधिक होती है
उस जगह पर ऋणात्मक भाग, जिस जगह पर भीड़ कम होती है उस जगह पर अभिकर्मक का धनात्मक भाग। किसके अनुसार? मार्कोनिकोव के अनुसार। एंटी मार्कोनिकोव इसके विपरीत होता है। तो पेरोक्साइड की उपस्थिति में HBr की क्रिया को खराश प्रभाव के नाम से भी जानते हैं। खराश प्रभाव के नाम से भी इसको हम जानते हैं। देख इसकी मैकेनिज्म देखते हैं, इसकी मैकेनिज्म क्या है। मैकेनिज्म क्रियाविधि क्या है इसकी देखना है। ये सबसे पहले जो अपन ने पेरोक्साइड लिया है वो रेडिकल इनिशिएटर है। इसका सनलाइट की उपस्थिति में विघटन होता है और ये पेरोक्साइड बंध का समांश विखंडन होगा और ये RO रेडिकल प्लस ROR रेडिकल ये बनता है। बनने वाला एल्कोक्सी रेडिकल है, ये HBr के साथ क्रिया करेगा और HBr का समांश विखंडन करता है। ये रेडिकल Br, ये H रेडिकल एल्कोक्सी रेडिकल के साथ क्रिया करके एल्कोहल बना लेता है। बनने वाला जो Br रेडिकल है ये यहाँ पर Br रेडिकल बन जाएगा। ये एल्कीन के साथ क्रिया करता है। इधर देखो, ये CH3, ये CH डबल बॉन्ड CH2 और ये Br। इधर अब जब भी रेडिकल किसी भी क्रिया कारक के संपर्क में आता है तो उससे रेडिकल का जनरेशन करेगा। तो यहाँ पर ये Br रेडिकल, इसमें यहाँ पर जो द्विबंध है इसका समांश विखंडन करता है, तो इसका समांश विखंडन होगा तो एक रेडिकल यहाँ पर बनेगा प्राइमरी रेडिकल और यहाँ पर ये बनेगा सेकेंडरी रेडिकल। ठीक, यहाँ पर ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, प्राइमरी कार्बन होगा। यहाँ पर ये कार्बन दो कार्बन से जुड़ा हुआ है, ये सेकेंडरी कार्बन होगा। तो यहाँ पर ये प्राइमरी रेडिकल बनेगा 1 डिग्री रेडिकल, यहाँ पर ये सेकेंडरी रेडिकल बनेगा 2 डिग्री रेडिकल। अब बात ये आती है कि जो Br है वो Br प्राइमरी 1 डिग्री रेडिकल साइड पर जोड़ा जाए या 2 डिग्री रेडिकल साइड जोड़ा जाए। तो आपको पता होना चाहिए रेडिकल की स्टेबिलिटी कि रेडिकल का स्थायित्व क्या होता है कि 3 डिग्री रेडिकल सबसे ज्यादा स्थायी होता है, 2 डिग्री उससे कम और 1 डिग्री सबसे कम। 1 डिग्री का स्थायित्व सबसे कम होगा। अरे जिसका स्थायित्व सबसे कम होता है उसकी रिएक्टिविटी सबसे ज्यादा होती है। इसी वजह से 1 डिग्री जो रेडिकल बनेगा उसकी क्रियाशीलता उच्च होगी और ये 1 डिग्री रेडिकल इस साइड बनेगा, 2 डिग्री रेडिकल इस साइड बनेगा। तो रेडिकल जिसकी क्रियाशीलता उच्च होगी वो रेडिकल के साथ तुरंत क्रिया कर लेगा और जिसकी क्रियाशीलता कम होगी वो रेडिकल एडजस्ट करता है। तो इस वजह से यहाँ पर ये CH पर रेडिकल एडजस्ट करेगा, बनेगा। ये प्राइमरी रेडिकल तुरंत इस रेडिकल के साथ क्रिया कर जाएगा। इधर ये CH3, ये CH, ये रेडिकल, ये CH2 और ये Br। रेडिकल का मतलब आप समझ रहे होंगे मुक्त मूलक। फ्री रेडिकल को बोलते हैं मुक्त मूलक, हिंदी में बोलते हैं इसको फ्री रेडिकल को मुक्त मूलक। तो मुक्त मूलकों का स्थायित्व आपको बता दिया। 3 डिग्री मुक्त मूलक का स्थायित्व सबसे अधिक, 2 डिग्री का उससे कम, 1 डिग्री का सबसे कम। अर्थात जैसे कार्ब कैटायन का स्थायित्व होता है वैसे ही इन रेडिकलों का स्थायित्व होता है। अब बनने वाला ये रेडिकल 2 डिग्री है वो वापस से HBr के साथ क्रिया करेगा। ये CH3, CH रेडिकल, ये CH2, ये Br, ये HBr के साथ रिएक्शन करेगा। देखो ये रेडिकल और ये रेडिकल, ये CH सेकेंडरी रेडिकल इस H रेडिकल के साथ बाइंड हो जाएगा, जुड़ जाएगा और Br रेडिकल बाहर निकल जाता है। ये CH3, ये CH2, ये CH2 और ये Br, अर्थात अपने को ये प्रोडक्ट मिल गया। देखो इसमें HBr का एंटी एडिशन हुआ है नहीं हुआ है। मार्कोनिकोव के नियम के अनुसार एंटी मार्कोनिकोव HBr का एडिशन हुआ है बाय द फ्री रेडिकल मैकेनिज्म। फ्री रेडिकल का मतलब मुक्त मूलक क्रिया विधि के द्वारा, मैकेनिज्म के द्वारा संपन्न। ठीक, जो ये Br रेडिकल यहाँ से बनेगा, सॉरी H रेडिकल बने, ये Br रेडिकल बनेगा, वो Br रेडिकल फर्दर फिर एल्कीन के साथ क्रिया करता है और ये रिएक्शन कंटिन्यूअस चालू रहती है जब तक कि पूरी की संपूर्ण एल्कीन अभिक्रिया मिश्रण में से समाप्त नहीं हो जाती है। ठीक, तो
तो ये मैकेनिज्म आपको समझ में आ गई होगी, मैं वापस रिपीट करता हूँ। जब एल्कीन की क्रिया पेरोक्साइड की उपस्थिति में HBr के साथ कराते हैं तो एंटी मार्कोनी कोऑफ एडिशन होता है। इट मीन्स अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग उस जगह जुड़ता है जहाँ पर कि हाइड्रोजन की संख्या उच्च होगी और धनात्मक भाग उस कार्बन पर जुड़ता है जहाँ पर कि हाइड्रोजन की संख्या कम होती है। ठीक, अर्थात जो मार्कोनी काप है उसके विपरीत योग होता है। अपन प्रोडक्ट निकाल लेते हैं, ये प्रोडक्ट निकाल लिया इसको देख करके इसकी मैकेनिज्म देखते हैं अपन, मैकेनिज्म से वास्तव में ये एडिशन हो रहा है या नहीं हो रहा है, प्रूव करते हैं इसको। देखो सबसे पहले जो पेरोक्साइड लिया है वो रेडिकल इनिटेटर है, प्रारंभक है, इनिटेटर है। ये पेरोक्साइड की उपस्थिति में ये रेडिकल पेरोक्साइड की उपस्थिति में ये पेरोक्साइड सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में क्या करेगा, ये इसका समांश विखंडन होगा पेरोक्साइड बंध का, एल्कोक्सी रेडिकल बनाता है। ये एल्कोक्सी रेडिकल HBr के साथ क्रिया करता है और Br रेडिकल बनाता है। बनने वाला Br रेडिकल है वो एल्कीन के साथ क्रिया करके वो रेडिकल बनेगा। रेडिकल एल्कीन में उस जगह पर बनता है जिस जगह पर की स्थायित्व उच्च होगा। तो यहाँ पर 1 डिग्री रेडिकल या 2 डिग्री, तो हम जानते हैं 2 डिग्री का स्थायित्व ज़्यादा होता है, इस वजह से 2 डिग्री साइड में ये रेडिकल एग्जिस्ट करता है। ये वापस से बनने वाला है, ये 2 डिग्री रेडिकल है, ये HBr के साथ क्रिया करके ये ब्रोमीन रेडिकल बनाता है और ये ब्रोमीन रेडिकल फिर फर्दर एल्कीन के साथ क्रिया करके ये रेडिकल बना लेता है। इस प्रकार से रिएक्शन कंटिन्यूअस तब तक चलती रहती है जब तक कि कंटेनर के अंदर, पात्र के अंदर संपूर्ण एल्कीन समाप्त नहीं हो जाती है। ठीक, ये रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। मैं नेक्स्ट इसकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज आती हैं उन केमिकल प्रॉपर्टीज की ओर चलता हूँ। इधर देखना बेटा, मैं इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है उससे कराने से पूर्व इसके एग्जांपल्स देता हूं एल्कीन की HBr के साथ क्रिया। इधर देखो जब अपन ये एल्कीन ली मैंने, ये CH3, इस एल्कीन की क्रिया HBr के साथ करा रहे हैं अपन, पेरोक्साइड की प्रेजेंस में नहीं है, विदाउट पेरोक्साइड की प्रेजेंस में यहाँ पर HBr के साथ रिएक्शन करा रहे हैं इस पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। आपके पास कॉपी पेन जरूर होना चाहिए। लेक्चर देखते उस टाइम पर कोई भी चीज़ इंपॉर्टेंट लगे तुरंत उसको नोट करना। PDF आपको सेंड कर दी जाएगी। इसके बावजूद भी आप कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शंस में ब्लैक बोर्ड पर ड्रॉ करता हूँ, वो अपने साथ साथ जरूर लिखना। इधर ये HBr का यहाँ पर जो एडिशन होगा वो होगा मार्कोनी कोऑफ एडिशन होगा। लेकिन मैं इसको बता चुका हूँ, जब भी एल्कीन की क्रिया HBr के साथ कराते हैं तो मार्कोनी काप एडिशन होता है। लेकिन मार्कोनी काप को तब तक याद में रखते हैं जब तक वेगनर मीनमाइन का कार्ब कैटायन रिएरेंजमेंट नहीं दिया गया था। वेगनर मीनमाइन ने यह बताया था कि जब HBr की क्रिया एल्कीन के साथ कराते हैं या जब HX की क्रिया एल्कीन के साथ कराते हैं तो मध्यवर्ती स्पीशीज के रूप में कार्ब कैटायन बनता है और बनने वाले कार्ब कैटायन में पुनर्विन्यास होगा। उसके बाद उच्च स्थायी कार्ब कैटायन प्राप्त होगा। उच्च स्थायी कार्ब कैटायन पर Br- या हैलाइड आयन आक्रमण करेगा और उत्पाद के रूप में अपने को एल्किल ब्रोमाइड की प्राप्ति होगी विद रीअरेंजमेंट कार्बन स्केलेटन। लेकिन HBr के साथ रिएक्शन पेरोक्साइड की उपस्थिति में कराते हैं तो पुनर्विन्यास नहीं होता है और फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यहाँ पर संपन्न होती है। इधर देखो, ये यहाँ पर अभिकर्मक का नेगेटिव पार्ट, ये अभिकर्मक का पॉजिटिव पार्ट। तो यहाँ पर इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट ये है, तो एल्कीन ये है। एल्कीन की HBr के साथ जो रिएक्शन है वो कैसी होती है? एल्कीन की HBr के साथ रिएक्शन वो होती है इलेक्ट्रोफिलिक एडिशन रिएक्शन। एल्कीन की HBr के साथ अभिक्रिया होती है इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक। देखना, इलेक्ट्रॉन स्नेही योगात्मक है तो यहाँ पर जो एल्कीन है ये न्यूक्लियोफाइल होगी, नाभिक स्नेही होगी, क्योंकि यहाँ पर द्विबंध है, एक्स्ट्रा बॉन्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, इसी वजह से ये न्यूक्लियोफाइल है। तो इस बंध के इलेक्ट्रॉन्स किस ओर जाएंगे? ये अपने को मीजोमेरिक इसका
इफेक्ट है इलेक्ट्रोमेरिक, वो इफेक्ट बताता है। इस CH3 का प्लस I इफेक्ट लगता है और प्लस H भी लगता है। ये इलेक्ट्रॉन्स को इधर देगा तो ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई इधर होंगे, इस पर नेगेटिव चार्ज आएगा, ये नेगेटिव चार्ज H प्लस को इलेक्ट्रॉन देगा और H यहाँ पर इस जगह पर जुड़ जाता है और D1 के इलेक्ट्रॉन्स जब दोनों यहाँ पर चले जाएंगे तो इस कार्बन पर कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। ये पॉजिटिव चार्ज इस जगह पर ये लग गया और H यहाँ पर जुड़ चुका है, इसको दिखाने की कोई आवश्यकता नहीं है। इधर इस अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग Br माइनस निकल चुका है। अब इसके अंदर कोई पुनर्विन्यास होगा तो पुनर्विन्यास करते हैं, अदरवाइज पुनर्विन्यास नहीं करते हैं। इसके अंदर चेक करते हैं अल्फा H, ये पॉजिटिव चार्ज के पास वाला कार्बन, ये अल्फा और ये अल्फा, तो यहाँ पर अल्फा H कितने 2 2 4 2 4 3 7 अल्फा H है। इधर इसकी क्रिया अब रिएजमेंट नहीं होगा, 7 अल्फा H है इसके अंदर, इसमें रिएजमेंट करेंगे तो अल्फा H की संख्या घट जाएगी। मैंने आपके लिए लेक्चर 4 के अंदर कार्ब कैटायन का पुनर्विन्यास बहुत अच्छी तरीका से समझा दिया है। उसके अंदर रिंग एक्सपेंशन और रिंग कॉन्स्ट्रक्शन रह रहा है, वो आपके लिए आवश्यकता IIT एडवांस के अंदर और नीट के अंदर, कुछ एम्स के अंदर क्वेश्चंस आते हैं, नीट के अंदर भी नहीं पूछे जाते हैं। एडवांस लेवल के क्वेश्चन है रिंग एक्सपेंशन के, वो केसेज मैं आपको उस टाइम पर करवाऊंगा जब IIT एडवांस का वीडियो लेक्चर बनाऊंगा उस टाइम। ठीक, 12th लेवल तक उसकी जरूरत नहीं है। इधर ये Br माइनस इस जगह पर जब अटैक करेगा तो ये Br अटैक करेगा इस जगह पर, प्रोडक्ट अब देखो ये बन जाएगा CH3, ये Br। ठीक, यहाँ पर ये मार्कोनिकॉव ही एडिशन हुआ है, लेकिन यहाँ पर अभिकर्मक का ऋणात्मक उस कार्बन पर जुड़ेगा जहाँ पर कि हाइड्रोजन की संख्या अधिक है। तो हाइड्रोजन की संख्या कहाँ पर अधिक है? इस जगह पर एक हाइड्रोजन है, यहाँ पर Br जुड़ जाएगा और इस जगह पर ये CH3 ये जुड़ जाता है। H को दर्शाने की कोई जरूरत नहीं है, H को बताएं अपन, लेकिन मैं एक एग्जाम्पल ये लेता हूँ, इसी का सिमिलर एग्जाम्पल। इधर ये CH3, अब इसकी क्रिया मैं HBr के साथ कराऊं, विदाउट पेरोक्साइड की प्रेजेंस में। देखो इसका प्लस I इफेक्ट लगेगा, ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई इधर करेगा तो ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई इधर होंगे। जैसे इलेक्ट्रॉन सप्लाई होंगे तो अभिकर्मक का ये पॉजिटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट, ये नेगेटिव पार्ट इस पॉजिटिव H प्लस को लेगा, ये H यहाँ पर आ जाता है। ठीक, H जुड़ा हुआ है भाई, इसको यहाँ पर दर्शाने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, वैसे मैंने बता दिया है। यहाँ पर H अंडरस्टूड जुड़ जाता है ये लेकर के। ठीक, ये यहाँ पर H जुड़ चुका है इस टाइम पर, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया है। जहाँ पर तीर के चिन्ह का हेड होता है उस जगह पर नेगेटिव चार्ज से H प्लस जुड़ गया। जहाँ पर तीर के चिन्ह का टेल है, पूंछ, उस जगह पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी तो यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, ये पॉजिटिव चार्ज आ गया, ये CH3। देन अब इसके अंदर किसी रिएजमेंट की पॉसिबिलिटी है या नहीं? ये Br निकल चुका है, यहाँ पर रिएजमेंट की पॉसिबिलिटी होगी तो अपने को रिएजमेंट करना है, अदरवाइज नहीं करना। तो यहाँ पर नंबर ऑफ अल्फा H कितने हैं? 2 और ये 1 3, ये अल्फा, ये 3 अल्फा H है। तो मैंने कह दिया कि यदि किसी कार्ब कैटायन के अंदर 1,2 आयोडाइड शिफ्टिंग की संभावना है तो 1,2 आयोडाइड शिफ्टिंग करते हैं। ये H इधर से आयोडाइड शिफ्टिंग होगी, इधर 2 डिग्री साइड है, इधर 1 डिग्री साइड है, तो 2 डिग्री साइड से आयोडाइड शिफ्टिंग होगी, तो ये होगा 1,2 आयोडाइड शिफ्ट। जैसे ही 1,2 आयोडाइड शिफ्ट होता है तो ये मोर स्टेबल कार्ब कैटायन, ये CH3, ठीक, इस पर पॉजिटिव चार्ज, कोई दिक्कत किसी को? ये 2 इलेक्ट्रॉन्स लेकर के H माइनस जाएगा, H माइनस इससे जुड़ जाएगा, इस पर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। यहाँ तीर के चिन्ह का जो टेल है यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स की कमी हो रही है, समझने के 2 इलेक्ट्रॉन्स ले जाएगा। देन Br माइनस इस जगह पर जो Br माइनस जो निकला है ये इस जगह पर अटैक करता है, इसने अटैक यहाँ पर किया और प्रोडक्ट अपने को ये मिलता है, ये CH3 और ये Br, L2 ब्रोमाइड बन गया। ठीक, अब यहाँ पर मैं आपको HBr की, इसी HBr की मैं पेरोक्साइड की प्रेजेंस में, ये पेरोक्साइड ले लिया, इसकी प्रेजेंस में HBr के साथ रिएक्शन कराता हूँ। सनलाइट और है यहाँ पर Hg,
इधर देखना, रिएक्शन कैसे होगी। यहाँ पर अभिकर्म, जहां पर भीड़ अधिक है उस जगह पर तो कौन जुड़ता है, H तो जुड़ेगा यहाँ पर भीड़ अधिक है। जिस जगह पर भीड़ कम है उधर जुड़ता है Br, तो यहाँ पर Br जुड़ेगा, तो इधर एडिशन क्या होगा, आप प्रोडक्ट निकाल सकते हो, Br इस जगह पर आएगा और H इस जगह पर जुड़ जाएगा, ये CH पेरोक्साइड की प्रेजेंस में HBr के साथ रिएक्शन कराते हैं। तो Br उस जगह पर जुड़ता है जहां पर की भीड़ क्या होती है भाई, जहां पर भीड़ कम होती है उस जगह पर Br, और जहां पर भीड़ अधिक होती है उस जगह पर H जुड़ता है, और एडिशन एंटी मार्कोनिकॉफ एडिशन होता है। मेरे हिसाब से कोई भी एनी डाउट्स शेष नहीं रहे होगा आपका। अपन नेक्स्ट चलते हैं, मेथड ऑफ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्किल हैलाइड एंड एरिल हैलाइड। फिजिकल प्रॉपर्टीज को बाद में कराऊंगा, सबसे पहले लेता हूँ केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एल्किल हैलाइड एंड एरिल हैलाइड। ठीक, इधर देखते हैं, देखो एल्किल हैलाइड निम्नलिखित रासायनिक अभिक्रियाएं देते हैं। इसमें पहली आती है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। सेकंड आती है विलोपन अभिक्रिया, जिसको बोलते हैं एलिमिनेशन रिएक्शन, एलिमिनेशन रिएक्शन। तीसरी आती है अपचेन, जिसको बोलते हैं इंग्लिश में रिडक्शन। चौथी आती है धातुओं के साथ क्रिया, रिएक्शन विथ मेटल, धातुओं के साथ क्रिया। तो चार रासायनिक अभिक्रियाएं शो करते हैं कि एल्किल हैलाइड। इनमें सबसे पहली अभिक्रिया है नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, सेकंड है विलोपन अभिक्रिया एलिमिनेशन रिएक्शन, थर्ड है अपचेन रिडक्शन रिएक्शन, और फोर्थ है धातुओं के साथ क्रिया रिएक्शन विथ मेटल। इनमें सबसे पहले अपन एक नंबर को नहीं पढ़ करके सबसे पहले फोर्थ नंबर को पढ़ते हैं अपन, धातुओं के साथ क्रिया रिएक्शन विथ मेटल। बहुत इंटरेस्टेड रिएक्शन है और आपको समझ में आएगी अच्छी, तो सुनना। रिएक्शन विथ मेटल, इसके बारे में देखते हैं। जब एल्किल हैलाइडों की धातुओं के साथ क्रिया कराते हैं तो उत्पाद क्या बनते हैं, देखो। तो रिएक्शन विथ मेटल, धातुओं के साथ क्रिया की एल्किल हैलाइडों की। तो सबसे पहली रिएक्शन आती है इसके अंदर वोल्टेज अभिक्रिया, वोल्टेज रिएक्शन, वोल्टेज अभिक्रिया, वोल्टेज अभिक्रिया, WURTZ वोल्टेज रिएक्शन, इंग्लिश हिंदी में लिखते हैं वोल्टेज अभिक्रिया रिएक्शन। देखो ये अभिक्रिया क्या है, सुनना गौर से। ये अभिक्रिया दो प्रकार की होती है, एक होती है सिंपल वोल्टेज रिएक्शन, वोल्टेज रिएक्शन, और सेकंड होती है मैक्स वोल्टेज रिएक्शन, मैक्स्ड वोल्टेज रिएक्शन। एक है साधारण वोल्टेज अभिक्रिया, दूसरी है मिश्रित वोल्टेज अभिक्रिया। तो इसमें देखते हैं पहले साधारण वोल्टेज अभिक्रिया को। तो पहले पढ़ते हैं अपन साधारण वोल्टेज अभिक्रिया। देखो सिंपल वोल्टेज रिएक्शन क्या है, जब दो समान प्रकार के एल्किल हैलाइडों की क्रिया ईथर विलायक के अंदर, दो समान प्रकार के एल्किल हैलाइड ले लिए अपन ने CH3X, और ईथर विलायक के अंदर सॉल्वेंट ले रहे हैं अपन ईथर, कैसा, ड्राई ईथर सॉल्वेंट। इस ईथर विलायक के अंदर समान प्रकार के एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ कराते हैं। किसके साथ, सोडियम धातु के साथ कराते हैं। तो अपने को उत्पाद के रूप में एल्किल हैलाइड हाइड्रोकार्बनों का निर्माण करते हैं, अर्थात हाइड्रोकार्बन देते हैं, हाइड्रोकार्बन।
एल्कीन होगा और एल्कीन के व्युत्पन्न होंगे। इधर देखो, ये अपन ने दो समान प्रकार के एल्किल हैलाइड लिया, अर्थात हेलो मेथेन लिया मैंने, मिथाइल हैलाइड। इसकी क्रिया ड्राई ईथर विलायक में सोडियम धातु के साथ कराता हूं तो मेरे को उत्पाद के रूप में ये प्राप्त होता है CH3। अगर मैं ये लेता हूं दूसरा इथाइल क्लोराइड लिया मैंने, इस इथाइल क्लोराइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर विलायक में कराता हूं तो मेरे को उत्पाद के रूप में नॉर्मल ब्यूटेन की प्राप्ति होगी। इधर ये CH3, CH2, CH2, ये CH3, ये है नॉर्मल ब्यूटेन। इस अपक्रिया की आपको ये पता होना चाहिए, इस अपक्रिया की क्रिया विधि किस प्रकार से संपन्न होती है। तो इस अपक्रिया की जो क्रिया विधि है, बुर्ज रिएक्शन है, उस बुर्ज रिएक्शन की क्रिया विधि मुक्त मूलक क्रिया विधि के द्वारा संपन्न होती है। ठीक, अभी मैं मिश्रित बुर्ज पढ़ा देता हूं आपके लिए कि मिश्रित बुर्ज क्या है, देन अपन इसके मैकेनिज्म पढ़ेंगे और उसके बाद इसके और बहुत सारे एग्जांपल्स पढ़ते हैं। तो उसके बाद भी मिश्रित बुर्ज अपक्रिया। तो मिश्रित बुर्ज में क्या होगा, मिश्रित वोल्टाइल रिएक्शन, इसमें दो अलग अलग प्रकार के एल्किल हैलाइड लेते हैं। जैसे कि एक मैंने मिथाइल हैलाइड ले लिया इधर, और दूसरा लूंगा मैं इथाइल हैलाइड, या कोई इसका हायर हैलाइड ले लेता हूं, हायर उच्च हैलाइड। सोडियम धातु के साथ रिएक्शन कराते हैं और सॉल्वेंट जो ब्लैक होगा वो ड्राई ईथर ही होगा। तो जब दो अलग अलग प्रकार के एल्किल हैलाइडों की क्रिया ड्राई ईथर विलायक के अंदर, शुष्क ईथर विलायक के अंदर सोडियम धातु के साथ कराते हैं तो अपने को उत्पाद के रूप में हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण प्राप्त होता है। ये अपने को क्या प्राप्त होगा, हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण। इधर ये एथेन बन जाती है, एथेन के साथ साथ कुछ मात्रा में ये प्रोपेन बन जाती है, प्रोपेन के साथ साथ कुछ मात्रा में यहां पर एथेन भी बनेगी और कुछ मात्रा में यहां पर ब्यूटेन भी बनती है। तो यह मिश्रित बुर्ज अपक्रिया, कुछ मात्रा में यहां पर क्या बनेगी, एथेन भी बनती है और कुछ मात्रा में यहां पर ब्यूटेन भी बनती है। ये CH3, CH2, CH2 और ये CH3। तो ये मिश्रित बुर्ज रिएक्शन कहलाएगी कि जब दो अलग अलग प्रकार के एल्किल हैलाइड की क्रिया ड्राई ईथर विलायक के अंदर सोडियम धातु के साथ कराते हैं तो अपने को एल्केनों का मिश्रण या हाइड्रोकार्बनों का मिश्रण प्राप्त होता है। लेकिन अधिक मात्रा में तो प्रोपेन बनेगी, लेकिन कुछ मात्रा के अंदर एथेन भी बनती है और नॉर्मल ब्यूटेन भी बनती है। अब देन इसकी बुर्ज रिएक्शन की अपन क्रियाविधि देखते हैं कि इसकी क्रियाविधि किस प्रकार से संपन्न होती है। तो देखो, बुर्ज रिएक्शन है, इस रिएक्शन की जो क्रियाविधि है वो मुक्त मूलक क्रियाविधि के द्वारा संपन्न होती है। इसके अंदर जो मध्यवर्ती स्पीशीज बनती है वो फ्री रेडिकल बनेगा। अपन देखते हैं किस प्रकार से इसकी मैकेनिज्म संपन्न होती है। एक एक स्टेप को आप क्लियर करते चलना। मैकेनिज्म लग रहा हूं मैं, मैकेनिज्म ऑफ बुर्ज रिएक्शन, ऑफ वोल्टाइल रिएक्शन, इंग्लिश में बोलते हैं बुर्ज और हिंदी में बोलते हैं वोल्टाइल अपक्रिया। तो इसकी क्रियाविधि क्या होती है, इसमें मध्यवर्ती स्पीशीज के रूप में क्या बनेगा, फ्री रेडिकल मुक्त मूलक बनता है। देखो इधर यहां पर अपन ने ये एल्किल हैलाइड लिया, ये अपन ने एल्किल हैलाइड ले लिया, एल्किल हैलाइड से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। तो देखो इसके अंदर एल्किल हैलाइड में कार्बन और हाइड्रोजन बंध है, ये कैसा होता है, ध्रुवीय प्रवृत्ति का। तो मैं यहां पर एल्किल हैलाइड के लिए पहला मिथाइल हैलाइड प्रयुक्त कर लेता हूं, CH3, ये X। इसमें कार्बन हाइड्रोजन बंध है, ध्रुवीय प्रवृत्ति का है, तो इसका विषमांश विखंडन होगा, ये दोनों इलेक्ट्रॉन्स को लेकर के निकल जाता है किसके रूप में, CX माइनस के रूप में, हैलाइड आयन के रूप में। और इधर CH3 पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये ध्रुवीय से संयुग बंध है।
ये बनने वाला CH3 पॉजिटिव ये किसके साथ क्रिया करेगा, यहां पर पहले बंध का विखंडन हुआ है, ये क्रिया करता है सोडियम मेटल के साथ में, सोडियम धातु के साथ। सोडियम मेटल इसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन्स देगा, 1 इलेक्ट्रॉन देता है, क्योंकि मेटल की प्रवृत्ति, धातु की प्रवृत्ति इलेक्ट्रॉन त्यागने की होती है। जैसे ही इसके लिए 1 इलेक्ट्रॉन देगा तो C पॉजिटिव 1 इलेक्ट्रॉन को लेकर के ये CH मुक्त मूलक का निर्माण करता है, ये इसमें मध्यवर्ती स्पीशीज बन जाती है और Na के रूप में अलग हो जाएगा। इससे 1 इलेक्ट्रॉन निकलेगा, उसको ये CH3 पॉजिटिव ले लेता है, वो लेकर के CH3 रेडिकल, CH3 मुक्त मूलक बना लेता है। अब ये बनने वाला CH3 रेडिकल है, इसके मैंने 2 मोल लिए, तो यहां पर 2 मोल तो CH3 प्लस बनेगा, 2 मोल X माइनस निकलेगा। ये 2 मोल क्या प्राप्त होगा, CH3 प्लस, ये 2 मोल सोडियम लूंगा, ये 1 इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा, 2 मोल CH3 रेडिकल बनेगा, ये क्या बनेगा 2 मोल Na प्लस बनेगा, ये 2 मोल ये CH3 रेडिकल और बनने वाला दूसरा CH3 रेडिकल आपस में जब जॉइंट हो जाएंगे, रेडिकल रेडिकल आपस में जॉइंट हो जाते हैं तो क्या बन जाएगा, ये CH3 रेडिकल और ये CH3 अर्थात एथेन का निर्माण कर लेते हैं, ये बन गया एथेन। और इधर ये जो Na2Na प्लस है वो X माइनस के साथ 2X माइनस हैलाइड आयन के साथ किया करके 2NaX का निर्माण कर लेता है। तो इसमें आपको ये याद रखना है, कई बार पूछा जाता है, नीट के अंदर भी आता है, एम्स के अंदर भी आता है। इधर साधारण से क्वेश्चन है कि बोर्ड क्रिया के अंदर इंटरमीडिएट है, मध्यवर्ती स्पीशीज है, वो क्या बनती है, वो मुक्त मूलक बनती है, फ्री रेडिकल बनती है। ठीक, इस अभिक्रिया की क्रिया विधि कौन सी क्रिया विधि के द्वारा संपन्न होती है, मुक्त मूलक क्रिया विधि के द्वारा संपन्न होती है। तो अगर इसकी जगह पर मैं एथिल लेता, एथिल हैलाइड लेता तो ये क्या बनता, C2H5 का रेडिकल, C2H5 पॉजिटिव, ये C2H5 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन्स Na+ से लेता तो C2H5 रेडिकल बनता, C2H5 रेडिकल C2H5 रेडिकल कंबाइंड होते तो नॉर्मल ब्यूटेन बनता। अगर मैं मिश्रित बोर्ड होती तो यहां पर एक तो CH3X ले लिया, दूसरा एथिल हैलाइड ले लिया, तो इसका एक रेडिकल तो ये बनता और दूसरा रेडिकल C2H5 का बनता, तो ये रेडिकल आपस में कंबाइंड हो जाते तो एथेन बन जाती। और जब CH3 का रेडिकल और वो रेडिकल कौन सा, एथिल रेडिकल, वो कंबाइंड हो जाते तो प्रोपेन बन जाती। और यदि एथेन रेडिकल, सॉरी एथिल रेडिकल, एथेन नहीं, एथिल रेडिकल और CH3 रेडिकल आपस में कंबाइंड हो जाते तो प्रोपेन बन जाती। और बनने वाला एथिल रेडिकल आपस में कंबाइंड हो जाता तो क्या बन जाती, नॉर्मल ब्यूटेन बन जाती। तो मैं कह सकता हूं कि इस अपक्रिया जो बोर्ड रिएक्शन है इसमें ये एल्किल हैलाइड बनाने की अच्छी नहीं, खराब विधि मानी जाती है। क्यों, क्योंकि इसमें एल्किल हैलाइड नहीं, एल्केन या हाइड्रोकार्बन बनाने की खराब विधि मानी जाती है। क्यों मानी जाती है, क्योंकि इसके अंदर अनेक एल्केनों का मिश्रण प्राप्त होता है जिसको कि शुद्ध करना एक कठिन कार्य है। ठीक, ये अपनी बोर्ड रिएक्शन कंप्लीट होती है। उसके बाद देन अगली रिएक्शन बुर्ज फिटिंग आएगी। बुर्ज फिटिंग कराने से पहले मैं उसके बोर्ड रिएक्शन के कुछ एग्जांपल ले लेता हूं, एग्जांपल कराता हूं आपके लिए। इधर देखो, ये अपन ने ये Br ले लिया और ये Br ले लिया, इसकी क्रिया सोडियम धातु के साथ कराएं, ड्राई ईथर बनाएगा। बच्चा अप्रोच नहीं लगा पाता है कि ये अभिक्रिया कौन सी है, प्रोडक्ट क्या बनेगा। जब तक अपन इसकी बुर्ज की मैकेनिज्म नहीं पढ़ते, केवल बुर्ज पढ़ते किससे, CH3X से पढ़ लेते, सोडियम धातु के साथ क्रिया करवा दी ड्राई ईथर ब्लाइक के अंदर, ये बनाए थे एथेन। लेकिन आपको जब तक इसकी मैकेनिज्म नहीं पता तब तक इसका सारांश अपन प्रोडक्ट नहीं निकाल सकते। तो मैकेनिज्म में इंटरमीडिएट क्या बनाए, रेडिकल बनाए। ये अपन ने दिया कि सोडियम धातु है, ये कोई एल्किल हैलाइड है, कौन सा एल्किल हैलाइड है, डाई एल्किल हैलाइड है, और कैसा है, एलिसाइक्लिक वाला है। ड्राई ईथर दिया है अपन ने, इसका मतलब क्या है कि रिएक्शन कंडीशन किसकी बन रही है, ये रिएक्शन कंडीशन बुर्ज अपक्रिया की बन रही है। तो यहाँ पर अब अपन प्रोडक्ट क्या बनाए, क्या इनके 2 मोल ले इसकी, नो,
यहाँ पर ये Br है, Br निकलेगा, Br नेगेटिव के रूप में यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आएगा कार्बन पर। ये Na है, इसको इलेक्ट्रॉन देगा C पॉजिटिव को, क्या बनाएगा, यहाँ पर रेडिकल बनेगा। इसी प्रकार से यहाँ पर रेडिकल बनेगा, ये रेडिकल रेडिकल आपस में जॉइंट हो जाएंगे, 2Br माइनस 2Na+ के साथ क्रिया करके 2NaBr बना देता है। तो प्रोडक्ट क्या होगा अपना, प्रोडक्ट होगा अपना ये प्रोडक्ट बन गया स्पाइरो कंपाउंड, और 2NaBr निकल गया बाहर। ठीक, इसके बावजूद अपन ने एक एग्जाम्पल और पढ़ाता हूं मैं आपके लिए और लेता हूं ऐसा ही। एक लिया अपन ने ये Br और ये Br, या मैं कह दूं ये Br, एक Cl ले लेता हूं, 2Na के साथ क्रिया कराता हूं ट्राई ईथर की प्रेजेंस। देखो प्रोडक्ट क्या होगा, देखो यहाँ पर रेडिकल, यहाँ रेडिकल, ये आपस में जॉइंट हो जाएंगे, ये हो गया 2NaBr निकल गया, NaCl प्लस NaBr निकल गया बाहर। इसकी एक स्ट्रक्चर, इसका साइक्लोहेक्सेन का ये फॉर्मर होती है, एक ये रूप भी होता है। देखो इधर ये साइक्लोहेक्सेन, इसको बंद को छुपा लिया मैंने, ये साइक्लोहेक्सेन। ठीक, इसके अंदर ये वाला इसके बीच में बॉन्ड बना है, देखो ये वाला इसके और इसके बीच में बॉन्ड मैंने ये बना दिया। तो कई बार अपने को इसकी जगह पर ये नहीं मिल करके ये मिल जाता है, तो उत्पाद क्या होगा इसका, ये इसमें और इसमें कोई फर्क नहीं, कोई दिक्कत किसी को। नेक्स्ट अपन चलते हैं इधर और एग्जांपल्स की ओर। तो इसके बहुत सारे एग्जांपल्स अपन किताब में देख लेंगे, मिल जाएंगे बुक के अंदर, रेफरेंस बुक कोई भी अपन करेंगे उसके अंदर। अगली रिएक्शन करते हैं अपन बुर्ज के अलावा, फिर आती है बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया। देखो बुर्ज फिटिंग क्या है। नेक्स्ट है मेटल के साथ रिएक्शन में नेमिंग रिएक्शन है बुर्ज वोल्टेज फिटिंग अभिक्रिया। इसमें क्या लेंगे, एक तो लेते हैं अपन एल्किल हैलाइड और दूसरा लेंगे एरिल हैलाइड। बुर्ज फिटिंग रिएक्शन कई बार पूछी आती है आरबीएससी के अंदर भी, ये धातुओं के साथ रिएक्शन कई बार एक नंबर की आ जाती है, पूछ लेते हैं इनको। बुर्ज फिटिंग रिएक्शन क्या है, एक तो लेते हैं अपन एल्किल हैलाइड और दूसरा लेते हैं अपन एरिल हैलाइड। एरिल हैलाइड बोले तो हेलोबेंजीन या क्लोरोबेंजीन कुछ भी ले सकते हैं। इसकी क्रिया सोडियम धातु के साथ सॉल्वेंट ड्राई ईथर ब्लैक ही लेते हैं, ड्राई ईथर ब्लैक में कराई जाती है। तो उत्पाद क्या होगा, यहाँ पर इसकी क्रिया विधि भी जैसे बुर्ज क्रिया की क्रिया विधि हुई थी, मुक्त मूलक क्रिया विधि के द्वारा संपन्न होगी। ये रेडिकल बनेगा और ये C6H5 रेडिकल बनेगा, आपस में कम ज्वाइंट हो जाएंगे और प्रोडक्ट ये बन जाएगा ये R(C6H5). इसको अपन ऐसे भी कह सकते हैं एल्किल बेंजीन बन जाता है, इसका नाम है एल्किल बेंजीन। यदि मैं इसकी जगह पर CH3Cl लेता तो बुर्ज फिटिंग अभिक्रिया किस किस के बीच होती है, एक एल्किल हैलाइड होता है और दूसरा एरिल हैलाइड होता है। सॉल्वेंट और ड्राई ईथर ब्लैक होता है, मेटल सोडियम धातु लेते हैं अपन, ये अपन ले लिया क्लोरोबेंजीन। ड्राई ईथर ब्लैक में रिएक्शन हो रही है, क्या बन जाएगा, ये रेडिकल बनेगा यहाँ पर CH3, ये C6H5 रेडिकल, फेनिल रेडिकल और मिथाइल रेडिकल आपस में ज्वाइंट हो जाएंगे और प्रोडक्ट बन जाएगा अपने को टॉलुएंट। ये प्रोडक्ट बन गया टॉलुएंट। प्लस 2NaBr बाहर। देन अगला कोई सी भी रिएक्शन ले सकते हैं अपन, C2H मिथाइल क्लोराइड की जगह पर एथाइल क्लोराइड ले सकते हैं और ये ले लेंगे क्या
क्लोरोबेंजीन या ब्रोमोबेंजीन, ब्रोमोबेंजीन भी ले सकते हैं, Br भी ले सकते हैं इसकी जगह पर। ठीक, इधर ये हो गई बुर्ज अपक्रिया। उसके बाद आती है, बुर्ज अपक्रिया हो गई, बुर्ज फिटिंग अपक्रिया हो गई, ये फिटिंग रिएक्शन है। अगली रिएक्शन आती है फिटिंग अपक्रिया, केवल और केवल फिटिंग अपक्रिया। फिटिंग अपक्रिया क्या होगी? फिटिंग रिएक्शन, फिटिंग रिएक्शन क्या है? मैं थ्योरी बोल रहा हूं कि जब एरिल हैलाइड की क्रिया, किसकी? एरिल हैलाइड की। जब एरिल हैलाइड की क्रिया ड्राई ईथर ब्लैक के अंदर सोडियम धातु के साथ कराई जाती है तो उत्पाद के रूप में बाइफेनिल बनता है और अपक्रिया फिटिंग अपक्रिया के नाम से जानी जाती है। और इस अपक्रिया की क्रिया विधि भी मुक्त मूलक क्रिया विधि के द्वारा संपन्न होती है। तो यहां पर यह अपन ने क्लोरोबेंजीन लिया है, अर्थात एरिल हैलाइड, एरिल हैलाइड क्लोरोबेंजीन बोल दें या अपन एक्स बोल सकते हैं, एरिल हेलोएल्केन ले लिया, यहां पर एक्स बोला तो हेलोबेंजीन, हेलोबेंजीन। ये क्लोरोबेंजीन भी ले सकते हैं अपन, ब्रोमोबेंजीन भी ले सकते हैं। दोनों की दोनों क्या लेंगे अपन? एरिल हैलाइड। इसकी क्रिया सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर ब्लैक में कराएंगे तो ये दोनों की दोनों यहां पर रेडिकल बनेगा, ये रेडिकल बनेगा। इसकी क्रिया विधि भी मुक्त मूलक क्रिया विधि के द्वारा संपन्न होगी और उत्पाद के रूप में अपने को ये बाइफेनिल बन जाता है। इसका नाम है ये बाइफेनिल। दोनों फेनिल समूह आपस में जुड़ जाते हैं, 2NaX निकल जाएगा बाहर। रिएक्शन कहलाती है फिटिंग अपक्रिया, ये बनेगा बाइफेनिल, बाइफेनिल, PHENYL, बाइफेनिल। ये होता है कायरल होता है। जिस टाइम पर अपन स्टीरियोकेमिस्ट्री पढ़ाएंगे उस टाइम पर बाइफेनिल के बारे में चर्चा करेंगे। ये प्रकाशक समायवता शो करता है, ऑप्टिकल एक्टिव होता है, बाद में चर्चा करेंगे इसके बारे में। आणविक क्रियता शो करता है, मॉलिक्यूलर कायरलिटी। ठीक, ये फिटिंग अपक्रिया हो गई। देन अगली रिएक्शन आती है इसके बाद उल्मान अपक्रिया। उल्मान अपक्रिया क्या है देखो जरा, कि उल्मान अपक्रिया उसे कहते हैं कि जब जब एरिल हैलाइड की क्रिया कॉपर धातु के साथ कराते हैं, इसमें सॉल्वेंट की जरूरत नहीं पड़ती है, तो उल्मान है, उल्मान रिएक्शन, उल्मान अपक्रिया। देखो उधर मेटल के साथ रिएक्शन चल रही है, इसका मतलब धातु के साथ क्रिया होगी। तो ये एरिल हैलाइड की, किसकी? एरिल हैलाइड बोले तो क्लोरोबेंजीन ले लिया यहां पर, ये क्लोरोबेंजीन। इसकी क्रिया कॉपर धातु के साथ कराएंगे, 2 क्लोरोबेंजीन लेते हैं यहां पर, 2 मोल। इसकी क्रिया कॉपर धातु के साथ कराते हैं तो ये उत्पाद के रूप में यहां पर भी ये बनता है, ये बाइफेनिल बनता है। क्या बनता है? ये बाइफेनिल। और ये CuCl2 निकल जाता है बाहर और अपक्रिया कहलाती है ये उल्मान अपक्रिया। ये भी क्या बन गया? बाइफेनिल। और रिएक्शन कहलाती है ये उल्मान रिएक्शन, उल्मान अपक्रिया। नेक्स्ट धातुओं के साथ रिएक्शन में आती है इधर मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया। उल्मान रिएक्शन आपको समझ में आ गई होगी। तो यहाँ पर कितनी रिएक्शन करा चुका हूं? पहली बुर्ज अपक्रिया, बुर्ज में 2 सिंपल बुर्ज और मिक्स बुर्ज। सिंपल बुर्ज में 2 समान प्रकार के एल्किल हैलाइड की क्रिया सोडियम धातु के साथ ड्राई ईथर ब्लैक में कराते हैं। मिक्स बुर्ज में 2 अलग अलग प्रकार के एल्किल हैलाइड की क्रिया ड्राई ईथर ब्लैक में सोडियम धातु के साथ कराते हैं। उसके बाद फिर आती है बुर्ज फिटिंग, उसमें एक एल्किल हैलाइड लेते हैं और एक एरिल हैलाइड लेते हैं। इसकी क्रिया ड्राई ईथर ब्लैक में सोडियम धातु के साथ कराते हैं, अपने को उत्पाद के रूप में बेंजीन, एल्किल बेंजीन, अर्थात मैं कह दूं बेंजीन के एल्किल व्युत्पन्न प्राप्त होते हैं। ठीक, वो कहलाएगी बुर्ज फिटिंग। देन फिटिंग अपक्रिया आती है, इसमें अपन एक ही लेंगे क्या क्रियाकारक एरिल हैलाइड लेते हैं। एरिल हैलाइड की क्रिया ड्राई ईथर ब्लैक के अंदर
सोडियम धातु के साथ कराते हैं, उत्पाद के रूप में अपने को वाई फेनल की प्राप्ति होती है। देन उल्मान रिएक्शन आती है। उल्मान रिएक्शन में क्या लेंगे अपन, एरिल हैलाइड लेते हैं, क्रिया कॉपर धातु के साथ कराते हैं, उत्पाद के रूप में अपने को बाइफेनल की प्राप्ति होती है। ये अगली नेक्स्ट धातुओं के साथ रिएक्शन आती है, लिथियम धातु के साथ क्रिया। ठीक, तो रिएक्शन लिथियम धातु के साथ कैसे होगी उसको देखते हैं। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया लिथियम धातु के साथ कराते हैं, Li के साथ कराते हैं, तो ये बनता है RLi और LiX बाहर। देखो इधर कैसे, ये R पॉजिटिव, ये X नेगेटिव। R पॉजिटिव ये ध्रुवीय सेस्यक बंध है, लिथियम के इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति होती है। ये इधर इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा इसके लिए, जैसे इलेक्ट्रॉन सप्लाई करता है तो यहां पर R नेगेटिव आ जाएगा और ना R नेगेटिव से R पॉजिटिव बाइंड होकर के RLi बना लेता है, LiX निकल जाता है बाहर। ये इसका नाम है RLi का एल्किल लिथियम, एल्किल लिथियम। और इस एल्किल लिथियम को अपन सुपर ग्रिगनार अभिकर्मक के नाम से जानते हैं, सुपर ग्रिगनार रिएजेंट के नाम से जानते हैं, सुपर ग्रिगनार अभिकर्मक। कोई दिक्कत? एल्किल हैलाइड क्रिया लिथियम के साथ कराने पर सुपर ग्रिगनार अपकर्मक R एल्किल लिथियम बनता है। इसकी क्रियाशीलता बहुत उच्च होती है। उसके बाद देन दूसरी है मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया। जब एल्किल हैलाइड की क्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ कराते, मैंने मैग्नीशियम बताऊंगा, मैग्नीशियम इन दोनों की मैग्नीशियम सेम होती है, बता देता हूं। एल्किल हैलाइड की क्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ कराते हैं, यहां पर ड्राई ईथर सॉल्वेंट लेंगे या THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन ब्लैक लेते हैं। THF का मतलब होता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन। THF की फुल फॉर्म होती है टेट्रा हाइड्रोफ्यूरेन। इसकी संरचना भी देख लीजिए, संरचना क्या होती है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की। ये विषम चक्रीय कंपाउंड है, ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन की संरचना होती है। एम आई राइट? इधर देखना, ये मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया करके एल्किल हैलाइड ये RMgX बनाता है। 11वीं क्लास में अपन ने इसको S ब्लॉक में शायद पढ़ लिया है, RMgX। ये RMgX बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट और रिएजेंट है अभिकर्मक। इसको बोलते हैं, इसका रासायनिक नाम है एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड, एल्किल मैग्नीशियम हैलाइड। और इसका सामान्य नाम है ग्रिगनार रिएजेंट। इसकी खोज विक्टर ग्रिगनार ने की थी और विक्टर ग्रिगनार ने इसकी खोज के लिए रसायन विज्ञान का नोबेल पुरस्कार प्राप्त किया था। ये RMgX है और RLi है, ये कहलाते हैं ऑर्गेनोमेटेलिक रिएजेंट या ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कार्ब धात्विक यौगिक। ये दोनों क्या कहलाते हैं? ये कहलाते हैं जो मेटल और कार्बन के साथ बंध बनता है, बंध बनाने वाले यौगिक कहलाते हैं। मेटल का बंध, धातु का बंध जब कार्बन के साथ बनता है तो इसको बोलते हैं, ऐसे यौगिकों को बोलते हैं अपन ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड कार्ब धात्विक यौगिक। तो ये वाला एल्किल लिथियम RMgX दोनों के दोनों क्या हैं? कार्ब धात्विक यौगिक। कार्ब धात्विक यौगिक बोले तो और इनको इंग्लिश में बोलते हैं ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। इनको आपको ये पता होना चाहिए कि ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड में जो एल्किल समूह है, जैसे कि और भी आएंगे ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, फ्रिक्लेंट रिएजेंट है वो भी ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड है। ये सुपर ग्रिगनार है, सामान्य नाम इसका है ग्रिगनार अपकर्मक। इन दोनों में दोनों की क्रियाशीलता बात करूं तो इसकी क्रियाशीलता उच्च होती है RLi की RMgX की तुलना में।
ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रिएजेंट्स हैं। मैं आपके लिए जैसे कि आपको मैंने एक वीडियो लेक्चर भेजा था डाइबल का, ऐसे ही इसका जो ग्रेनार अपकर्मक है ये न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट है। इसमें जो एल्किल समूह है वो प्रबल नाभिक स्नेह की भांति व्यवहार करता है। मैं बताऊंगा कि इसमें जो एल्किल समूह है, एल्किल समूह क्या हो सकता है। इसमें ये एल्किल समूह मिथाइल हो सकता है, अभी बताऊंगा थोड़ी देर बाद में, और भी बनाने की विधि बताऊंगा। इसमें एल्किल समूह इथाइल हो सकता है, नॉर्मल प्रोपिल हो सकता है, आइसोप्रोपिल हो सकता है, नॉर्मल ब्यूटिल हो सकता है, द्वितीयक ब्यूटिल हो सकता है, तृतीयक ब्यूटिल हो सकता है, ये एलिसाइक्लिक हो सकता है। एलिसाइक्लिक का मतलब ये साइक्लोप्रोपिल, साइक्लोब्यूटिल, साइक्लोपेंटिल, साइक्लोहेक्सिल हो सकता है। इसके बावजूद ये जो आर है, आर वाला पार्ट है एल्किल समूह, ये एरोमेटिक भी हो सकता है, जैसे कि फेनिल हो सकता है, बेंजीन हो सकता है। और इस ग्रेनार अपकर्मक के द्वारा तुम जो उत्पाद प्राप्त करना चाहो वो उत्पाद अपन प्राप्त कर सकते हैं। तो मैं इस RMGX को स्पेशल इसका एक लेक्चर बनाऊंगा आपके लिए। रिएजेंटों में RMGX का बनाऊंगा, सेलेनियम ऑक्साइड का बनाऊंगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड का बनाऊंगा रिड्यूसिंग एजेंटों में, सोडियम बोरोहाइड्राइड का बनाऊंगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के भी कुछ बनाऊंगा मैं आपके लिए। तो मैं RMGX की कहानी कुछ टाइम पर विस्तार से बतलाऊंगा। देखो एल्किल हैलाइड मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया करके क्या बनाता है, ग्रेनार अपकर्मक। अब इसे ग्रेनार अपकर्मक है और सुपर ग्रेनार अपकर्मक है। इन दोनों में जो ये एल्किल समूह वाला पार्ट है, ये एल्किल समूह वाला पार्ट दोनों के अंदर एक प्रबल नाभिक स्नेही होता है। क्यों होता है प्रबल नाभिक स्नेही? ग्रेनार अपकर्मक के अंदर तो कार्बन मैग्नीशियम बंध बन रहा है, सुपर ग्रेनार के अंदर कार्बन लिथियम बंध बन रहा है। हम जानते हैं कि मेटल की जो विद्युत ऋणता होती है वो कार्बन की तुलना में बहुत कम होती है। कार्बन की विद्युत ऋणता 2.1 और मेटल की विद्युत ऋणता, इसकी विद्युत ऋणता होती है 0.9 के समथिंग, और इसकी विद्युत ऋणता होती है 1 और इसकी 2.1। देखो कार्बन की विद्युत ऋणता क्या है, ज्यादा है, मैग्नीशियम की विद्युत ऋणता कम है। तो इस बंध के, कार्बन मैग्नीशियम बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन्स पर अधिकार किसका होगा, कार्बन का। इस वजह से कार्बन पर नेगेटिव चार्ज और मैग्नीशियम पर पॉजिटिव चार्ज। यहाँ पर भी, यहाँ पर कार्बन पर नेगेटिव चार्ज, मैग्नीशियम पर पॉजिटिव चार्ज। और इस कार्बन पर नेगेटिव चार्ज अत्यधिक उच्च होता है और ये नेगेटिव चार्ज स्पीशीज की वजह से ये R पर नेगेटिव आएगा, Mg पर पॉजिटिव आएगा। इसी प्रकार से R पर नेगेटिव, Li पर पॉजिटिव चार्ज। R पर हाईली नेगेटिव चार्ज होता है, उच्च नेगेटिव चार्ज होता है। इसी वजह से ये R वाला पार्ट है ये प्रबल नाभिक स्नेही होता है, और प्रबल नाभिक स्नेही के साथ साथ ये स्ट्रॉन्ग बेस, मैं कह दूं कि ये प्रबल क्षार होते हैं। स्ट्रॉन्ग नाभिक न्यूक्लियोफाइल भी होगा और प्रबल क्षार भी होगा। आगे चलकर के इसकी रिएक्शंस पढ़ेंगे ग्रेनार की और सुपर ग्रेनार की। आपको ये बात यहां तक क्लियर होगी कि एल्किल समूह वाला पार्ट है ये प्रबल नाभिक स्नेही होता है, नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफाइल। क्यों होता है वो आपको मैंने पिक्चर क्लियर कर दी है आपके लिए, ठीक है ना। अब मैं ग्रेनार अपकर्मक बनाने के RMGX की क्रिया, सॉरी एल्किल हैलाइड से ग्रेनार मैग्नीशियम के साथ क्रिया करा करके ग्रेनार बनाए हैं। इसके एक दो मेथड और बनाता हूं। एरोमेटिक ग्रेनार कैसे बनाते हैं देखो। तो R की जगह पर मैं मिथाइल लूंगा, तो यहाँ पर CH3, X क्या ले सकता हूं मैं, यहाँ पर ये X ले सकता हूं मैं, ये Cl, Br और ये I ले सकता हूं, ठीक है ना। एल्किल समूह में कुछ भी ले सकता हूं। एल्किल समूह में मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, पेंटाइल, हेक्साइल कुछ भी ले सकता हूं। मतलब एलिसाइक्लिक भी ले सकता हूं और एरोमेटिक भी ले सकता हूं, ठीक है ना। इसको मैं आगे चलता हूं, देखो नेक्स्ट क्या होगा इसमें। यदि मैं CH3 Cl लूं, मैग्नीशियम के साथ क्रिया कराऊंगा ड्राई ईथर ब्लैक में, तो ये बन जाएगा CH3 MgCl, ठीक। इसका नाम है मिथाइल मैग्नीशियम क्लोराइड, ये भी ग्रेनार है। अगर मैं C2H5
Br लेता हूं और Mg के साथ क्रिया कराता हूं ड्राई ईथर सॉल्वेंट में, सॉल्वेंट यही रहेगा, तो ये बनेगा C2H5 MgBr। यदि मैं साइक्लोहेक्सिल क्लोराइड ले लेता हूं, इसकी क्रिया मैग्नीशियम के साथ करा देता हूं ड्राई ईथर सॉल्वेंट में, तो ये क्या बनेगा साइक्लोहेक्सिल मैग्नीशियम क्लोराइड। और यदि मैं यहां पर बेंजीन बले लूं और यहां पर ये ले लिया मैंने Cl और मैग्नीशियम धातु के साथ रिएक्शन कराऊंगा, तो यहां पर मैग्नीशियम धातु के साथ रिएक्शन कराने पर सॉल्वेंट अपने को ड्राई ईथर नहीं लेकर के THF टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन लेना पड़ेगा। सॉल्वेंट इफेक्ट में बताऊंगा आपके लिए मैं इसको कि ड्राई ईथर लेने पर क्यों नहीं बनता है। जब अपन इसकी क्रिया क्लोरोबेंजीन की क्रिया मैग्नीशियम धातु के साथ ड्राई ईथर सॉल्वेंट में कराते हैं तो ये ग्रेनार नहीं बनाता है, अर्थात फेनल मैग्नीशियम क्लोराइड नहीं बनाएगा। और यहाँ पर टेट्राइड और फ्यूरेन ब्लैक लेते हैं THF, तो ये क्या बना लेता है, ये बना लेगा फेनल मैग्नीशियम क्लोराइड। बात क्लियर हो गई होगी पिक्चर आपको कि ड्राई ईथर ब्लैक लेने पर ये मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया नहीं करता, टेट्राइड और फ्यूरेन ब्लैक के अंदर क्रिया कर लेगा। मैं बताऊंगा क्यों नहीं करता है, इसके बारे में भी आपके लिए बताऊंगा। मैं स्पेशल ग्रेनार लूंगा क्योंकि ग्रेनार की कहानी बहुत लंबी है। ग्रेनार अभिकर्मक खुद 3 रासायनिक अभिक्रिया देता है, एक एसिड बेस रिएक्शन देता है, एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन देता है, एक न्यूक्लियोफिलिक एडिशन सब्स्टिट्यूशन देता है। तो ग्रेनार की कहानी बहुत लंबी है। मैं इसके लिए स्पेशल लेक्चर बनाऊंगा आपके लिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में रिएक्शनों में कम से कम 20-25% रोल प्ले करता है ग्रेनार खुद। यदि मैं यहाँ पर ये एक Cl और एक Br 2 ले ली, मैं यहाँ पर 2 मोल Mg ली और यहाँ पर ये मैं ले लेता हूं ड्राई ईथर सॉल्वेंट, तो आपसे ये पूछे कि प्रोडक्ट क्या बनेगा, तो आप इधर मैग्नीशियम को इंसर्ट इस साइड में कराओगे या इस साइड में कराओगे या दोनों साइड में कराओगे, ठीक है ना। तो आप याद रखना ड्राई ईथर सॉल्वेंट जब लेते हैं तब ये क्लोरीन की तरफ से क्रिया नहीं करेगा, मैग्नीशियम की तरफ से क्रिया कर जाएगा और ये क्रिया प्रोडक्ट क्या बनाएगा, ये बनाएगा Cl और मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक है। इसका नाम होगा पैरा क्लोरोफेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड, ठीक, पैरा क्लोरोफेनिल मैग्नीशियम ब्रोमाइड। यदि मैं इसी में THF लेता हूं टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन, तो THF लेने पर ये दोनों साइड से ग्रेनार बना लेता है, इस साइड से भी और इस साइड से भी। देखो इधर ये MgCl और इस साइड से भी MgBr, दोनों तरफ से ग्रेनार बना लेता है टेट्राहाइड्रोफ्यूरेन सॉल्वेंट के अंदर। तो ये आपकी मैग्नीशियम धातु के साथ रिएक्शन कंप्लीट होती है, लिथियम के साथ कंप्लीट हो गई। देन अगली आती है जिंक धातु के साथ क्रिया, रिएक्शन विद जिंक, Zn के साथ रिएक्शन। देखो जब एल्किल हैलाइड की क्रिया अपन जिंक धातु के साथ कराते हैं तो 2 मोल एल्किल हैलाइड प्रयुक्त करते हैं और ये बनेगा R2Zn प्लस ZnH2। कोई दिक्कत किसी को? और इस R2Zn का नाम है फ्रिगलैंड अभिकर्मक। क्या नाम है? फ्रिगलैंड अभिकर्मक, फ्रिगलैंड अभिकर्मक। क्या नाम है इसका? जब इसकी क्रिया एल्किल हैलाइड की जिंक धातु के साथ कराते हैं तो क्या बनता है, R2Zn बनता है और ZnX बाहर निकल जाता है। R2Zn का नाम है फ्रिगलैंड अभिकर्मक। इसमें ये वाला पार्ट क्या होगा, नाभिक स्नेही, और Zn प्लस क्या होगा, इलेक्ट्रोफिलिक। तो यहाँ पर ये वाला पार्ट ये भी क्या है, कार्य धात्विक यौगिक है, ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड, ठीक। इधर इसकी मैं आपके लिए बोल रहा था कि ग्रेनार में मैकेनिज्म बता देता हूँ। ग्रेनार अभिकर्मक की दौरान या सुपर ग्रेनार जब बनता है तो इसकी क्रियाविधि किस प्रकार से संपन्न होती है, मैं आपके लिए बताता हूँ। सरसरी नजर से आप देख लीजिए इस मैकेनिज्म को। इधर देखिए,
फिर मैं आपके लिए विस्तार पूर्वक स्पेशल जब ग्रेनार पढ़ाऊंगा उस टाइम पर देखो इसकी मैकेनिज्म क्या है ग्रेनार बनने की मैकेनिज्म ऑफ RMGX फॉर्मेशन। RMGX फॉर्मेशन की क्रियाविधि क्या है इधर देखो ये R और X इसके बीच का बंध है वो ध्रुवीय सहसंयोग बंध है। कैसा है ध्रुवीय। कार्बन हेलोजन बंध कैसा होगा ध्रुवीय। हेलोजन की विद्युलता कार्बन से बहुत ज्यादा है इस वजह से बंध के दोनों इलेक्ट्रॉन्स हेलोजन ले जाएगा ये R पॉजिटिव बन जाएगा इधर ये X नेगेटिव बन जाएगा हेलाइड आयन बन जाता है। देन उस यहाँ पर मैग्नीशियम धातु ने क्रिया की क्या नहीं की ये R पॉजिटिव अब मैग्नीशियम धातु के साथ क्रिया करेगा। यहाँ पर ये मैग्नीशियम धातु क्या कार्य करता है ग्रेनार अपकर्मक फॉर्मेशन के दौरान ये कार्य करता है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एजेंट की तरह। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर करता है धातु की प्रवृत्ति क्या होती है इलेक्ट्रॉन देने की तो ये इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एजेंट की तरह कार्य करता है। इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एजेंट एज इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एजेंट कार्य करता है। ठीक ये एक इलेक्ट्रॉन सप्लाई इसके लिए करेगा मैग्नीशियम तो इसमें R पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के R रेडिकल बना लेता है और Mg प्लस बन जाएगा। जब R रेडिकल के लिए फिर दूसरा ये Mg इलेक्ट्रॉन देगा तो यहां पर ये क्या बन जाएगा R नेगेटिव और दो इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम से निकलने के पश्चात ये बन जाएगा R ये MgX प्लस 2। वापस से समझो इसको देखो ये ध्रुवीय सहसंयोग बंध है कार्बन हाइड्रोजन के बीच का। ये ध्रुवीय सहसंयोग बंध होने की वजह से कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बंध टूटेगा ये R पॉजिटिव बन गया और X नेगेटिव। क्यों क्योंकि हाइड्रोजन की विद्युलता कार्बन से ज्यादा है इस वजह से हाइड्रोजन पर नेगेटिव चार्ज आ जाएगा दोनों इलेक्ट्रॉन्स को हाइड्रोजन ले जाएगा। जैसे ही R पॉजिटिव बना तो मैग्नीशियम क्या है इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर एजेंट है इलेक्ट्रॉन्स देगा। ये इलेक्ट्रॉन सप्लाई करेगा R पॉजिटिव के लिए एक इलेक्ट्रॉन देगा तो ये R पॉजिटिव एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के R रेडिकल बनाएगा। लेकिन मैग्नीशियम की इलेक्ट्रॉन त्यागने की कैपेसिटी क्या होगी दो इलेक्ट्रॉन त्याग सकता है क्योंकि इसके संयोजी कोष में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं। ये दो इलेक्ट्रॉन त्याग करके अपना उत्कृष्ट गैस नियोन जैसा इलेक्ट्रॉनिक विन्यास प्राप्त कर लेता है। तो इसने एक इलेक्ट्रॉन त्यागा तो ये R रेडिकल बन गया। जैसे ये दूसरा इलेक्ट्रॉन देगा तो यहाँ पर ये R रेडिकल एक इलेक्ट्रॉन को लेकर के ये R नेगेटिव बनाएगा इसको बोलते हैं कार्ब एनायन और Mg ने दो इलेक्ट्रॉन त्याग दिए Mg पॉजिटिव बन गया 2 Mg प्लस 2 इसका नाम है R नेगेटिव का कार्ब एनायन। तो याद रखना जब ग्रेनार बनता है तो इस दौरान मध्यवर्ती स्पीशीज कार्ब एन आयन बनती है। क्या बनती है कार्ब एनायन। इधर ये R नेगेटिव MgX प्लस 2 और ये X माइनस ये आपस में कंबाइंड हो जाएंगी ज्वाइंट हो जाएंगी तो क्या बन जाएगा ये R Mg X बन जाएगा। कोई दिक्कत इससे एक कैंसिल हो गया हॉल रिएक्शन क्या हो गई भाई इसको मैं ज्वाइंट कर दूं पूरी अभिक्रिया को जोड़ दूं तो R पॉजिटिव से R पॉजिटिव कैंसिल आउट हो गया तो RMGX ने MX मैग्नीशियम से क्रिया की तो क्या बनाया RMGX तो बनाया तो R नेगेटिव ये बना MgX प्लस 2 ये बना और ये X माइनस ये RMGX बना। ठीक है ना कोई दिक्कत। फिलहाल ये हो गई इसकी मैकेनिज्म ग्रेनार फॉर्मेशन की। तो ग्रेनार कौन पहले बनाएगा अगर दो तीन क्रिया कारक हों तो ग्रेनार कौन पहले बनाता है जिससे स्थायी कार्ब एनायन बनाएगा उससे ग्रेनार अपकर्मक फॉर्मेशन की दर ज्यादा होगी एल्किल हैलाइड से। तो आपसे कहे कि इनमें CH3X C2H5X और इधर ये CH3 CH2 और ये CH2X इनमें ये कहे कि इन तीनों में से सबसे पहले ग्रेनार कौन सा बनाता है तो जिससे कार्ब एनायन स्थायी बनेगा उससे ग्रेनार अपकर्मक पहले बनता है। तो कार्ब
एनायन की में स्टेबिलिटी ऑर्डर क्या होता है? 1 डिग्री कार्ब एनायन सबसे ज्यादा स्थायी, 2 डिग्री कार्ब एनायन उससे कम स्थायी, 3 डिग्री कार्ब एनायन सबसे कम स्थायी। तो इस कार्ब कैटायन का ऑर्डर क्या होता है? सबसे अधिक 3 डिग्री कार्ब कैटायन स्थायी होगा, उसके बाद 2 डिग्री कार्ब कैटायन, देन 1 डिग्री कार्ब एनायन कार्ब कैटायन। कार्ब एनायन का ऑर्डर क्या होगा? सबसे अधिक कार्ब एनायन 1 डिग्री कार्ब एनायन स्थायी होता है, उसके बाद 2 डिग्री कार्ब एनायन, देन 3 डिग्री कार्ब एनायन। तो इसमें सबसे स्थायी कार्ब एनायन कौन सा होगा? ये 1 डिग्री एल्किल हैलाइड है, ये भी 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री है। तो इसमें तीनों अपन ने ये भी 1 डिग्री दिया, ये भी 1 डिग्री दिया, ये भी 1 डिग्री दिया। अब इन तीनों 1 डिग्रियों में ये देखना है कि कौन सा गिरनार पहले बनाएगा। तो ये देखना है कि इन तीनों 1 डिग्रियों में स्थायी सबसे ज्यादा कौन सा होगा। तो इनमें ये वाला 1 डिग्री सबसे ज्यादा स्थायी है, तो गिरनार फॉर्मेशन सबसे पहले ये करेगा मैग्नीशियम के साथ। ठीक है, 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री होते तो उसमें 1 डिग्री सबसे पहले फॉर्मेशन करता। अपन गिरनार वाले टॉपिक में इसको और ले लेंगे। ठीक, अगली रिएक्शन आती है इसकी जिंक के साथ हो गई, फिर आती है लेड धातु के साथ, लेड सोडियम मिश्र धातु के साथ क्रिया किसकी? एल्किल हैलाइड। तो देखा लेड सोडियम मिश्र धातु के साथ क्रिया कैसे होती है इसकी? जब एल्किल हैलाइड बोले तो अपन इथाइल क्लोराइड, कौन सा? इथाइल क्लोराइड एरिया पर, ये C2H5 और ये Cl। इस इथाइल क्लोराइड की क्रिया अपन लेड पीवी, लेड सोडियम मिश्र धातु के साथ कराते हैं, लेड सोडियम मिश्र धातु के साथ कराते हैं। तो 4 मोल लेंगे ये और 4 मोल ही लेते हैं ये। तो लेड सोडियम मिश्र धातु के साथ इथाइल क्लोराइड क्रिया करके टेट्रा एथिल लेड का निर्माण करता है। ये 3Pb बाहर निकल जाते हैं और इधर 4NaCl ये बाहर निकल जाते हैं। 4Na 4Cl NaCl 4NaCl बाहर, 1Pb और 4 एथिल समूह ये बन जाएगा टेट्रा एथिल लेड, टेट्रा एथिल लेड, जिसको बोलते हैं TeL। क्या बोलते हैं? TeL, TeL। ठीक, और 3Pb बाहर निकल जाते हैं, 1Pb यहाँ काम में आ गया, 3Pb बाहर निकल जाए। ये TeL का उपयोग क्या है? TeL होता है एंटी नॉकिंग एजेंट होता है। एंटी नॉकिंग एजेंट का मतलब ये होता है अपस्फोटन रोधी यौगिक, अपस्फोटन रोधी यौगिक होता है, जो काम में आता है पेट्रोल को, जो डेड शीशा रहित पेट्रोल होता है ना, पेट्रोल के जो भंजन आसमन में काम आता है ये लेड। तो ये बन जाए टेट्रा एथिल लेड बनता है जब लेड सोडियम मिश्र धातु के साथ क्रिया कराते हैं। तो ये इसकी धातुओं के साथ रिएक्शन इसकी पूरी होती है। एक कैडमियम धातु के साथ रिएक्शन और करा देता हूँ मैं इसकी, कैडमियम धातु के साथ कैसे करता है। देखो इधर ये RX दिया, इसकी क्रिया कैडमियम धातु के साथ कराऊंगा तो कैडमियम क्या दर्शाता है? +2 शो करेगा। तो ये 2 और ये कैडमियम कैडमियम ये बना लेगा 2 R2CD प्लस CdH2 निकल जाता है बाहर। कोई दिक्कत किसी को R2CD बना लेगा और CdH2 निकल जाएगा बाहर। ये कैडमियम धातु के साथ क्रिया हो गई, ये बन जाता है डाई एल्किल कैडमियम, डाई एल्किल कैडमियम। तो इस प्रकार से धातुओं के साथ एल्किल हैलाइड क्रिया करके कार्ब धात्विक यौगिकों का संश्लेषण करते हैं, कार्ब धात्विक यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो नेक्स्ट है